बिहार के असेंबली चुनावों की प्रथम चरण में सेंट्रल बिहार के 121 सीटों पर कल 6 नवंबर को हुए मतदान में बम्पर वोटिंग ने सभी मीडिया एवं चुनाव विशेषज्ञों को चकित कर दिया है। अब प्रश्न यह उठता है कि अगले चरण जिसमें कुल 122 सीटों पर मतदान होगा, क्या उसमें भी बम्पर वोटिंग का पैटर्न बना रहेगा और आखिर इसका मतलब क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर दिया है राष्ट्रीय प्रस्तावना के स्थानीय संपादक दिनेश कुमार गर्ग ने। नमस्कार। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं दिनेश कुमार गर्ग। आज आपके सामने बिहार के प्रथम चरण में जो वोटिंग परसेंटेज में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है उसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी अनुमान लगाएंगे कि दूसरे चरण में वोटिंग परसेंटेज कितना हो सकता है और उसका क्या असर बिहार के अगले 5 साल के जीवन पर पड़ेगा। कल प्रथम चरण का मतदान समाप्त हुआ तो शाम को जब फाइनल वोटिंग परसेंटेज आया तो लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। बिहार जहां पर पहले 2020 में जब इन्हीं 121 सीटों में जब कल मतदान हुआ है उन पर मात्र 55% वोट पड़े थे। आप याद करें कि इलेक्शन कमीशन हर वर्ष जब भी चुनाव होता है, जहां भी चुनाव होता है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर के वोट जागरूकता कार्यक्रम करता है और उस कार्यक्रम से कुछ न कुछ वोटिंग पैटर्न पर वृद्धि का अनुमान लगाया जाता है कि लोग जागरूक होंगे, वोट करना कितना ज़रूरी है उनके लिए, क्यों ज़रूरी है। जब इसकी समझ आ जाती है तो लोग वोट करने आते हैं। लोग उसको छुट्टी का दिन, वोटिंग के दिन चूँकि जनरल हॉलीडे होता है तो लोग उसको छुट्टी का दिन, मौज मस्ती का दिन, पिकनिक का डे ना मना करके उसको एक जिम्मेदारी का दिन बनाते हैं, क्योंकि उनका भविष्य उस एक वोट की कीमत से तय होता है। वो एक वोट जब वो ईवीएम की बटन पे प्रेस करके वोट दे रहे होते हैं तो उससे तय हो रहा था कि अगले 5 साल किन लोगों को चुन रहे हैं, वो लोग कैसा समाज, कैसा प्रदेश, कैसी अर्थव्यवस्था, कैसी सड़क, कैसी शिक्षा, कैसी टैक्स प्रणाली, कैसा कानून व्यवस्था उनको देने वाले हैं। तो उस आपके एक वोट की कीमत इतनी इम्पॉर्टेंट है कि आप भ्रष्टाचार मुक्त शासन मिल सकता है या भ्रष्टाचार वाला शासन मिल सकता है, अपराधियों वाला शासन मिल सकता है, अपराध मुक्त शासन मिल सकता है। तो आप अच्छी शिक्षा, अच्छी चिकित्सा वाला शासन चुनने जा रहे हैं अपने एक वोट से, या यथास्थिति जैसी चल रही है, लूट मार जैसा चल रहा है, न चिकित्सा है, न दवा है, न चिकित्सा है, न स्कूल है, न पढ़ाई है, न सड़क है, सब भगवान भरोसे। तो भगवान भरोसे करना है तो आप घर में छुट्टी मनाते हैं। और अगर आपको जिम्मेदारी है कि आपको आज एक अच्छा शासन चाहिए, अच्छे लोगों को लेके आना है, अच्छे मुख्यमंत्री को चुनना है, तो आप वोट देने जरूर जाते हैं। तो इस तरह की जागरूकता चुनाव आयोग करता था। लेकिन इस बार बिहार में वोट जागरूकता का कार्यक्रम शासन की तरफ से तो शायद नहीं हुआ, लेकिन वहाँ के प्रतिपक्ष ने, खास करके एनडीए के प्रतिपक्ष महागठबंधन की तरफ से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जबरदस्त किया। उन्होंने एक वोट जागरूकता रैली पूरे बिहार राज्य में की। हालांकि उसका उद्देश्य वोट परसेंटेज बढ़वाना नहीं था, उसका उद्देश्य ये था कि जो बिहार राज्य में वोट शुद्धिकरण हुआ है उसको नलीफाई कर देना, जनता में उसके खिलाफ रोष पैदा करके चुनाव आयोग को और सरकार को दबाव में लेना कि वो फर्जी वोटर जो मर गए हैं, जो वहाँ पे नहीं है, वहाँ के नागरिक जो वहाँ 2 बार वोट का जिनका नाम चढ़ा है, उसका शुद्धिकरण न होने पाए। उसका उद्देश्य ये था। लेकिन मुझे लगता है कि राहुल गांधी का इस रैली का जो उद्देश्य था वो तो विफल रहा, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट के रूप में लोगों के मन में वोट देने के प्रति एक नई जन चेतना का निर्माण हुआ और लोग बड़ी संख्या में, खास करके जिस जन जी की बात राहुल गांधी करते हैं कि वो सत्ता पलट देगा, वो काठमांडू बना देगा बिहार को या दिल्ली को, वो वो बांग्लादेश बना देगा,
वो श्रीलंका बना देगा, उसकी बात वो करते रहे, लेकिन वो न करके उसने वोट की ईवीएम मशीन के बटन खूब दाबे होंगे, तभी ये 10% के आसपास वोटिंग वहाँ बढ़ा है। वोट और होना चाहिए था, कम से कम 74-75% होना चाहिए था, नहीं हुआ। उसके कारण बाद में जब फाइनल वोटिंग हो जाएगी, फाइनल मतलब 11 तारीख को अगले 122 सीटों पर भी इलेक्शन है, तो उन पे जब वोटिंग हो जाएगी और उसका जो दोनों का मिला करके कितना वोटिंग हो, तो इस पे बात होगी। अभी फ़िलहाल हम बात ये करेंगे कि अगले 122 जो सीटों पर, मतलब अभी बिहार के 121 सीटें जो बिहार की सेंट्रल बिहार उसको कह सकते हैं आप, और अब जो 122 सीटें वो बिहार के अन्य राज्यों से लगी सीमाओं के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें वो इलेक्शन होगा। वो कुल 122 सीटें हैं, तो उनमें 11 नवंबर को चुनाव होगा। 11 नवंबर के चुनाव में मुझे आशा है कि वहाँ 65-66% के आसपास, 67% के आसपास तक वोटिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये जो सेंट्रल बिहार में इलेक्शन हुआ इसमें वोटिंग पैटर्न बढ़ा, इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही है। और लोगों का, जो अन्य मनस्क लोग हैं, जो छुट्टी मनाने के मूड में रहते हैं, जिनको अपने मुस्तकबिल से, अपने भाग्य से, अपने भविष्य से कोई मतलब नहीं, जो बेपरवाह रहते हैं और जो भगवान चला रहा है, जैसा चलाएगा वैसा चलाएगा, जो इस पे रहते हैं, वो भी सजग हुए होंगे और वो भी मतदान की लाइनों में लगेंगे। मतदान की लाइनों में लगने का जो कष्ट है उसको झेलेंगे और एक अच्छे मुख्यमंत्री, एक अच्छे शासन, एक अच्छे मंत्री, एक अच्छे नेता के लिए एक वोट जरूर देने जाएंगे। तो आशा है कि कम से कम ये फाइनल परसेंटेज जो है 70 के आसपास तक पहुंचना चाहिए। 70 तक पहुंच जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब जब दूसरे चरण में 70 तब पहुंचेगा जब 75% तक उस पर वोटिंग हो जाए। बहरहाल देखिए क्या होता है, ये तो समय है अब आगे। आज 7 तारीख है, 4 दिन की आज से चौथे दिन वहाँ वोटिंग होगी, पता चल जाएगा शाम को 5 बजे तक। एक ये है कि बढ़ी हुई वोटिंग का इशारा क्या होता है। अब चुनाव विशेषज्ञ ये मानते हैं कि बढ़ी हुई वोटिंग का इशारा होता है कि लोग परिवर्तन चाहते हैं। आखिर परिवर्तन के लिए महागठबंधन के लोगों ने काफ़ी राजनीतिक यात्राएं की हैं। कुछ एनडीए के घटक दलों ने भी परिवर्तन के लिए कुछ बात करी है, कुछ बातें की हैं शुरुआत में, सीटों को बंटवारे के समय भी कुछ बातें हुई। तो क्या जनता परिवर्तन चाहती है? तो और परिवर्तन का अर्थ क्या नीतीश कुमार और एनडीए को हटा देना है? अभी कुछ कहना बहुत बड़ी बात होगी। कुछ अन्य राज्यों में बढ़े हुए वोटिंग पैटर्न को देखें, कुछ केंद्र सरकार के केंद्रीय चुनाव के भी पैटर्न को देखें तो मिक्स सिग्नल मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में 2017 में जब चुनाव हुआ तो चारों तरफ हवा थी कि सपा आ रही है। संयोग से उस समय मैं मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश का पब्लिसिटी ऑफिसर था और मुझे बड़े नज़दीक से देखने का और रिपोर्ट्स का अनुश्रवण करने का अवसर मिलता था। तो बाहर जब चर्चा थी कि सपा आ रही है, कभी कभी प्रेस का दबाव और प्रेस की जो प्रेजेंस होती है, उसकी जो आवाज़ होती है, उससे प्रभावित होता था मन। लेकिन फिर भी मुझे लगता नहीं था कि मीडिया जो कह रहा है कि अखिलेश जी रिपीट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता था कि हो पाएगा, क्योंकि जो रिपोर्ट्स मेरे पास थी वो सपा के अगेंस्ट की थी, सपा लूज कर रही है। और वास्तव में जब चुनाव परिणाम आया, तो फाइनल चुनाव परिणाम आया, वोट काउंटिंग हुई, तो सपा दूर रह गई सत्ता से। जबकि मतदान होने के बाद से काउंटिंग होने के बीच में जो गैप होता है, उस दौरान सपा के नेताओं ने बाकायदा शपथ ग्रहण की तैयारियां भी शुरू कर दी थी। उन लोगों ने जिले के अधिकारियों को वार्निंग भी देना शुरू कर दिए थे कि भाई हम भैया से बात करेंगे। एक पूर्वांचल का माफिया था, उसके लड़के ने बाकायदा ऑन कैमरा कहा कि हम आने दो, शपथ लेने दो, हम भैया से बात करेंगे, फिर पूरा हिसाब होगा, हर चीज़ का हिसाब होगा।
तो किसी बात पे जिला प्रशासन को वो संदेश दे रहा था। बहरहाल उनके मन का हुआ नहीं और जनता ने जो बढ़ चढ़ के चुनाव में भाग लिया था उसका रिजल्ट ये आया कि उत्तर प्रदेश में सत्ता पलट गई और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आ गई। फिर 22 में इलेक्शन हुआ, कोविड के बाद का इलेक्शन था। बहुत सारे श्रमिक, बहुत बड़ी संख्या में श्रमिक लोग अन्य प्रदेशों से भगाए गए थे, जैसे दिल्ली से भगाए गए, हरियाणा से हटाए गए, पंजाब से भगाए गए थे, तो वो सब उत्तर प्रदेश में आकर पुनर्वासित किए गए थे। कर्नाटक से आए थे, सूरत से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, आंध्र से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, केरल तक से बेचारे लौट के आए थे। पैदल आए थे, गाड़ियों में आए थे, अपने साधन से आए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में आने के बाद उनको अन्य राज्यों की तुलना में एक बदला माहौल नज़र आया। खूब बिजली मिली उनको, जगह जगह उनको पूड़ियों के पैकेट दिए गए, जगह जगह उनको चिकित्सा सुविधाएं भी मिल पाई। कहीं मिली कहीं नहीं मिली, लेकिन मिली, ओवरऑल उपलब्ध थी, मिल जाती थी। तो फिर उनमें से अधिकांश लोग नहीं गए और उनकी माउथ पब्लिसिटी से का यह प्रभाव पड़ा कि योगी जी रिपीट कर गए, जबकि लोग कह रहे थे कि अब योगी जी दोबारा नहीं आएंगे, लौट जाएंगे। वो योगी जी के नेतृत्व में चुनाव जीतना संभव नहीं है, लेकिन जीत गए वो, क्योंकि एक अच्छा कार्य उन्होंने, बहुत बढ़िया मैनेजमेंट किया और उसका प्रभाव पड़ा। जनता ने पहली बार सकारात्मक वोट किया। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो अखिलेश यादव के खिलाफ था, वो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर योगी जी के समय पर गायब था। कोविड के प्रबंधन पे अच्छे प्रबंधन की विश्वव्यापी सराहना हुई। ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा कि योगी जी को हमको दे दीजिए। यूरोप के कुछ देशों ने भी यूपी मॉडल की सराहना की। जो प्रबंध किया उन्होंने, 40, 45, 50 लाख जो श्रमिक बाहर से आए उनका जिस तरह से पुनर्वासन किया, जिस तरह से उनको रिसीव किया, किसी को भगाया नहीं, किसी को दुत्कारा नहीं, उसकी बहुत चर्चा हुई, सारे विश्व में चर्चा हुई। कोई भी कोविड से मरने नहीं पाया, हर जगह दवा गई, हर जगह वैक्सीनेशन हुआ। तो इसका एक सकारात्मक असर रहा कि 2022 में सरकार रिपीट कर गई और 2025 अब बीतने वाला है और मुश्किल से 1.25 साल बचे हैं और योगी जी को एक दूसरा चांस मिलेगा अपने नेतृत्व में चुनाव लड़ने का, मैं ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन 2014 में केंद्र में क्या हुआ था, वहाँ भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था और वहाँ भी यूपीए सरकार हार गई और जीत कर आए भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं, उनके वक्तृत्व की, उनके तर्कों की, उनके संदर्भों की कोई जोड़ कांग्रेस के किसी लीडर में नहीं थी। कांग्रेस के लीडर बहुत किताबी बातें करते रहे, किताबी बातों में जैसे सेकुलरिज्म है, संविधान है और दुनिया भर बात, लेकिन प्रैक्टिकल बात जनता क्या चाहती थी ये उनके दिमाग में नहीं था। जनता तो देख ही रही थी, संविधान है, सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म के क्या हानि और लाभ है ये जनता भोग रही थी। लेकिन अब बहुसंख्यक जनता हिंदू है और सेकुलरिज्म से हिंदुओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन हिंदू इस बारे में कभी बात नहीं किया। कांग्रेस ने इसका लाभ लिया, तुष्टीकरण की ऐसी धुरचट राजनीति की जिसमें वो एक ऐसा कानून ले आने वाले थे जिसमें दंगे, हिंदू मुसलमान के झगड़े में केवल हिंदू मारा जाता, हिंदू ही पकड़ा जाता, हिंदू से पे ही सजा होती, मुसलमान स्कॉट फ्री जाता, जैसे कि इस्लामी शासन में हुआ करता था। तो इसका असर ये हुआ कि कानून तो नहीं बना पाई सोनिया गांधी की यूपीए सरकार, लेकिन वो उखड़ गई। भ्रष्टाचार उनका सारी दुनिया में चर्चा में था। भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुस्लिम तुष्टीकरण के खिलाफ, पॉलिसी पैरालिसिस के खिलाफ एक वोट पड़ा और नरेंद्र मोदी जी जीत गए। तो 2014 के बाद 2019 में जब इलेक्शन हो रहा था तो ऐसा लग रहा था, मीडिया ने एक हाइप किया, जो खान मार्केट मीडिया, लुटियन गैंग है मीडिया का, उसने ऐसा हाइप किया कि सोनिया गांधी के नेतृत्व की यूपीए सरकार आ रही, मोदी जा रहे हैं। लेकिन मोदी और ज़्यादा सीटों से आ गए,
क्योंकि वोट परसेंट बढ़ा। तो यहाँ पे पैटर्न बदल गया। जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के कारण वोट पैटर्न बढ़ता था, यहाँ प्रो इनकम्बेंसी में बदल गया और तब भी सीट बढ़ गई, वोट परसेंटेज भी बढ़ गया। अब मोदी जी फिर तीसरी बार वोट परसेंटेज तो बढ़ा था, लेकिन मोदी जी को जो 400 पार के सपने वो टूट गए, बिखर गए, 240 में फंस गए, रह गए। बहरहाल अब उनको काफ़ी समय है अभी चुनाव लड़ने में, 2029 में चुनाव के सामने आएंगे। तो हम बिहार के संदर्भ में बात कर रहे थे कि वोटिंग पैटर्न का बढ़ने का तात्पर्य एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर या सरकार गिराने के लिए वोट बढ़ा है, यही नहीं कहा जा सकता। कभी कभी वो सरकार को बनाए रखने और उसको मजबूती देने के लिए भी वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन को और लोगों को राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी का धन्यवाद, आभार करना चाहिए कि उन्होंने एक जागरूकता बिहार में पैदा की वोट करने की। एक बहस चलाई लोगों में कि कौन सा बिहार उनको चाहिए, उनको लालू वाला बिहार चाहिए या तेजस्वी वाला बिहार चाहिए, जिसमें शराब मुक्त है, जिसमें सड़कें बन रही हैं, जिसमें पटना एक अब राजधानी की तरह लगने लगी, एक स्लम की तरह, एक झुग्गी झोपड़ी वाला पटने की जगह वो पटना राजधानी शहर लगने लगा है, एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी की तरह डेवलप हो रहा है। गंगा में पुल चाहिए, अच्छी सड़क चाहिए, अच्छे चिकित्सालय चाहिए, चरवाहा विद्यालय की जगह अब अच्छे विद्यालय चाहिए, अब वहाँ पे अच्छे कोचिंग, अब वहाँ पे अपहरण शायद हो रहे होंगे लेकिन लालू की तरह अपहरण नहीं हो रहे, जहाँ चंपा विश्वास जैसा रेप कांड नहीं हो रहा है। तो इस तरह का बिहार चाहिए या लालू वाला बिहार चाहिए? तो एक ये बहस भी उनके वोट जागरूकता के कारण समाज में, बिहार के समाज में एक बहुत बड़ी बहस चली और मेरे ख्याल से इस बहस का परिणाम है कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। महिलाओं ने चूल्हे से बाहर आकर के लाइनों में लगकर बढ़ चढ़ के भाग लिया और मैंने महिलाओं की बातें सुनी। अधिकांश महिलाओं का यही वक्तव्य होता था इंटरव्यूज में कि हम नीतीश जी को वोट देंगे, हम नीतीश को चाहते हैं। वो न चिराग को चाहते हैं, न वो तेजस्वी की बात करते हैं, न वो मोदी की बात कर रहे हैं। तो उनको नीतीश चाहिए क्योंकि नीतीश ने उनको शराब से मुक्ति दिलवाई। शराब से बहुत दुखी थी, शराब पीने वाले अपने पतियों से। तो शराब की, चूंकि चोरी से बिकती तो है शराब, पुलिस का इस इनकम का एक स्रोत बन गया। प्रोहिबिशन जो है हमेशा जब भी किसी चीज़ पे लगता है तो उसकी तस्करी होती है, उस तस्करी से पुलिस के महकमे को बड़ी आमदनी होती है, तस्करों को भी आमदनी होती है, नेताओं को भी होती है और पुलिस को होती है। तो वो चला, लेकिन अब वो एक महामारी की तरह जो शराब पी के लोग सड़कों पर लूटते, पत्नियों को पीटते थे, पत्नियों की इनकम छीन लेते थे, अब वो नहीं दिख रहा, वो कम हुआ। तो महिलाओं को काफ़ी राहत हुई है। महिलाओं को मैंने ये भी कहते सुना कि रात में हम शाम दिन मतलब दिन दहाड़े निकलने में डरते थे, अब तो हम रात में भी घूमते हैं। एक माहौल, सुरक्षित माहौल वैसा पैदा हुआ जिसकी मिसाल जो उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं 24 घंटे अब तो घूमती हैं। अखिलेश जी के ज़माने में महिलाएं रात में नहीं निकल सकती थी, निकली तो कुछ न कुछ दुर्घटना होती थी। दिन में भी छेड़छाड़ हो जाती थी, लड़कियों से छेड़छाड़ हो जाती थी, रोमियो गैंग घुमा करते थे। उनके खिलाफ पुलिस कुछ कार्रवाई कर नहीं पाती थी क्योंकि सबके तार कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी से जुड़ जाते थे। तो यही स्थिति बिहार में भी थी। बिहार के लोगों को, जैसे उत्तर प्रदेश के लोगों को रोमियो गैंग से मुक्ति मिली, महिला हत्यारों से मुक्ति मिली, बलात्कारियों से मुक्ति मिली, माफिया से मुक्ति मिली। माफिया होंगे किसी जाति विशेष के लोग कहते हैं, लेकिन उतना आतंक नहीं कर पा रहे जिस तरह से अतीक का आतंक था, जिस तरह से अंसारी का आतंक था, जिस तरह से वो दुबे का आतंक था। उस तरह के आतंकी अब कम है, वो चुपचाप अपना करते होंगे, चोरी से जो करते होंगे, पुलिस पब्लिक आई में नहीं आते हैं। तो ऐसे बिहार में भी एक स्वस्थ माहौल क्रिएट हुआ। तो लोगों की बातचीत से लगा कि लोग इस माहौल को जो नीतीश ने पैदा किया है, महिलाओं के लिए सुरक्षित, बेटियों के लिए सुरक्षित, अब अस्पताल भी बन रहे हैं, अब स्कूल भी खुल रहे हैं, स्कूल में पढ़ाई भी होने लग गई है, लोग बाहर से अब इन्वेस्टमेंट भी आने लगा है वहाँ पे बिहार में। बिहार एक ज़माने में श्री कृष्ण सिन्हा जी के ज़माने में सबसे अच्छा राज्य होता था इन्वेस्टमेंट के लिए। अब वो बिहार में पिछले लालू राज के बाद से तो वहाँ इन्वेस्टमेंट बंद ही हो गया था, लोग भागने लग गए थे।
अब वहाँ फिर से कुछ कुछ वापसी शुरू हो गई। लगातार 20 साल के नीतीश शासन से लोग एक अच्छे भविष्य की तरफ देख रहे हैं, मेरा अनुमान है। अब ये तो फाइनल रिजल्ट बताएगा कि लोगों ने वोट किसको किया और दूसरे चरण का वोट कितना परसेंटेज होता है। नमस्कार।